गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीक 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3 जनवरी 2025 का हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीक 4। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आज बहुत लेट हो गए हैं। ओके, वीक 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ पैरा एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स in 2025 from the state of तेलंगाना। तो पैरा एथलेटिक्स की फील्ड में आपको गवर्नर अवार्ड दिया गया है। किसे मिला है? वो स्टेट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। मीन्स कि तेलंगाना के गवर्नर ने गवर्नर अवार्ड दिया है किसी को, किसकी फील्ड में? पैरा एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो किसे दिया गया है? वो दिया गया है जीवांजी दीप्ति। इसको पता आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, पैरा एथलीट है, आपको पता है कि पैरा एथलीट मीन्स जो गॉड गिफ्टेड होते हैं या फिर जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। तो जीवांजी, उनमें ना एक अपने आप में जीवन को जीने की एक कला होती है। डिसेबल होने के बावजूद उनमें अपने आप में जीवन को जीने की कला होती है और वो क्या करते हैं, एथलीट के थ्रू या स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी जिंदगी में दीप जलाते हैं। तो जीवांजी दीप्ति कौन सी फील्ड से हैं? आपकी पैरा एथलेटिक्स। तो इन्हें दिया गया है स्टेट ऑफ तेलंगाना की तरफ से गवर्नर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो आप इस फोटो को बड़े ध्यान से देखिए, ये है हमारी जीवांजी दीप्ति जी। पैरा एथलीट एंड अर्जुन अवार्डी जीवांजी दीप्ति, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दुशारला सत्यनारायणा अरिकापूडी रघु इन द फील्ड ऑफ दिव्यांग जन वेलफेयर एंड पीवी कृष्णा भारती एंड एम पांडु रंगा राव जॉइंटली इन द फील्ड ऑफ कल्चर विल रिसीव द गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिस ईयर। तो सिर्फ इन्हें नहीं दिया गया, इनके साथ और भी हैं, लेकिन एथलीट की कैटेगरी में यही है आपकी। और साथ ही साथ इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और हमारे जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं दुशाला सत्यनारायण जी, इन्होंने बहुत काम किया एनवायरमेंट की फील्ड में, तो इन्हें भी दिया गया। अरिकापूडी रघु जी, ये क्या करते हैं ना, ये मतलब जो भी आपके दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए काम करते हैं। आप गूगल कर सकते हो इनका फोटो। और पीवी कृष्णा भारती, एम पांडुरंगा राव, इन सभी को दिया गया है ये। और इन दोनों को मिला है कल्चर की फील्ड में, पीवी कृष्णा जी और पांडुरंगा राव जी को। गवर्नर ऑफ तेलंगाना, the awards will be presented by Governor Jishnu Dev Verma during the 76th Republic Day। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है तेलंगाना के? जिष्णु देव वर्मा जी हैं, है ना। जिसने तेल लगाया है वो सब चलो तेलंगाना, जिसने। तो जिष्णु देव वर्मा है आपके गवर्नर, कहाँ के? तेलंगाना के। तो 76 नंबर का जो रिपब्लिक डे था उस दिन उन्होंने ये अवार्ड सेरेमनी की। The Governor's Award for Excellence, an initiative to recognize outstanding contribution in the fields of environment protection, Divyangjan, person with disability, welfare, sports and games and culture are instituted for the first time by Raj Bhavan। तो जो भी आपकी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की फील्ड में काम करते हैं या पर्सन विद डिसेबल होते हैं और वो स्पोर्ट्स या किसी गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होता है उन्होंने, तो या कल्चर की फील्ड से, तो उन्हें ये आपका अवार्ड दिया जाता है, गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। कौन देता है? स्टेट ऑफ तेलंगाना। The awards under the same categories for organizations are Dhruvansh NGO for Environment Protection, Albi Prasad Eye Institute दिव्यांगजन वेलफेयर। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको बस ये नाम याद रखने हैं। And 5 of the total 8 awards went to Hyderabad based individuals and organization। और इसमें से भी टोटल 8 अवार्ड दिए गए, उसमें से जो 5 हैं वो मिले हैं आपके हैदराबाद वेस्ट, मतलब कि जो आपके हैदराबाद से बिलोंग करते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state is hosting the 3rd National Mines Ministers Conference in 2025? कौन सा स्टेट है जिसने होस्ट किया है आपका 3rd नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के अंदर? तो वो किया है आपका 3rd नंबर का है, और जो भी आपके माइंस मिनिस्टर हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये हुई है आपकी ओडिशा के अंदर। 3rd नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन ओडिशा, आप देख सकते हो। The Ministry of Mines, in collaboration with the Government of Odisha,
is hosting the third National Mines Minister Conference on January 2021, मतलब 20 से 21 जनवरी के बीच में हुआ ये आपका, कहाँ पे, ओडिशा के अंदर भी कहाँ पे हुआ ये, कोणार्क के अंदर, और 2 डे का इवेंट था। और ये आपके अंडर आया जो आपका विकसित भारत 2047 का हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, उसके तहत इस इवेंट को किया गया था। विकसित भारत 2047 क्या है, इसके अंदर बहुत सारे टारगेट रखे हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हमें अपने भारत को इस तरीके से डेवलप करना है, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ग्रीन इंडिया के ऊपर फोकस किया गया है, कार्बन एमिशन को कम करना है। की हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो इस कॉन्फ्रेंस के आपके की हाइलाइट्स क्या रहे, रिलीज ऑफ द रिपोर्ट ऑन स्टेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस इन माइनिंग, जो भी आपका माइनिंग की फील्ड उसमें भी अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है, और जो भी जिन भी स्टेट ने इसमें अच्छा रोल प्ले किया था तो उन्हें क्या किया गया, अवार्ड दिए गए। लॉन्च ऑफ द माइनिंग टीममेंट सिस्टम, जो MTS मॉड्यूल है उसका लॉन्च किया गया। ये एक लैंडमार्क स्टेप है कि आपकी जो डिजिटल गवर्नेंस हो चुके, मतलब कि ऑनलाइन आपको पूरा दिख सके कि कहाँ पे कैसी प्लॉटिंग है और कहाँ पे माइनिंग ऑप्शन हो रहा है। और अवार्ड दिए गए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट को, ऐसे स्टेट जिन्होंने मिनरल ऑप्शंस और माइनिंग रिफॉर्म किए उनको ऑनर किया गया उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। एंड लॉन्च ऑफ द fifth tranche of critical mineral blocks. The launch aims to accelerate exploration and attract private sector investment in critical minerals, reducing import dependency, ताकि हम import कम करें। देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको कुछ कीवर्ड याद रखने हैं। एक तो ये वाला याद करना है MTS के बारे में, कि MTS जो मॉड्यूल है उसको लॉन्च किया गया, उसके साथ जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इसके लिए हम अलग से रिपोर्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What was the theme of the third international conference on sustainable circularity organized by the Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SIAM, and SIAM stands for Society of Indian Automobile Manufacturers। तो क्या थीम रही इसकी, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हुई आपकी किसके ऊपर, सस्टेनेबल सर्कुलैरिटी के ऊपर, जिसको ऑर्गेनाइज किया था सियाम ने। तो इसकी थीम रही आपकी ऑप्शन बी, नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। तो नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग रही इसकी थीम, किस तरीके से आपने अपने नेचर के अंदर पॉजिटिव रिसाइकलिंग करनी है। Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, delivered the keystone address at the special ministerial session of the Third International Conference on Sustainable Circularity, organized by the Society of Indian Automobile Manufacturers in New Delhi. अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ ये, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ ये कॉन्फ्रेंस आपकी, और साथ ही साथ में कुछ चीजें आपने याद रखनी है। जैसे देखिए, एक तो आपको ये भी याद होने चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कोई भी आपका नोन है या किसी के भी नाम से आप क्या कर सकते हो, रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, मैंने अपने जो मेरे फादर इन लॉ है, मेरे पापा हैं, उनके नाम से मैंने इसको रिलेट किया है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से बहुत प्यार करते हैं और उनका नाम भी यही है सेम। तो आप वैसे क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, क्योंकि मिनिस्टर आपको याद होने चाहिए। साथ में आपने याद रखना है ये कौन सी नंबर की थी, ये थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम, और कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली के अंदर। थीम रही आपकी इसकी, थीम आपने इसकी याद रखनी है, और थीम रही इसकी नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। ठीक है। The minister detailed key government policies supporting sustainability in the automotive sector. तो इसके अंदर जो पूरी डिटेल की गवर्नमेंट पॉलिसी, कैसे हमने आपके ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021, मैंडेट्स फिटनेस टेस्ट फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, जो भी आपके पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। देखो पता क्या होता है कि लोगों के पास व्हीकल्स होते हैं और कुछ लोग अपने व्हीकल्स इतने अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं कि 25-30 साल, 15-20 साल हो गए होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इंटरनली उसमें डैमेज हो, तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो उसी चीज में रिफॉर्म लाई थी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका कोई व्हीकल है उसका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा,
अगर वो 20 साल से पुरानी है, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर्स, और जो कमर्शियल व्हीकल हैं जिनको 15 साल हो गए हैं उनका भी क्या होगा, प्रॉपर से उनकी टेस्टिंग की जाएगी, फिटनेस टेस्ट देखा जाएगा उनका, जैसे इंसान का होता है वैसे व्हीकल्स का होना भी जरूरी है, और इंसान से ज्यादा तो व्हीकल का इंपॉर्टेंट है। अब एक व्हीकल में कितने कितने लोग एक साथ जाते हैं, अगर व्हीकल ही खराब है तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। एंड रिप्लेसिंग पॉल्यूटिंग व्हीकल्स विद VS6 कॉम्प्लेंट मॉड्यूल्स, जो आपका VS6 आपका कॉम्प्लेंट मॉडल है उसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी पॉल्यूटिंग व्हीकल है, एक टाइम के बाद ना जो गाड़ियां होती है वो जरूरत से ज्यादा पॉल्यूशन करने लग पड़ती हैं, तो उन चीजों को भी क्या किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा। जैसे देखिए ये आपने याद रखना है, अगर सिंपल पैसेंजर व्हीकल बोला है तो 20 ईयर, ओल्डर देन 20 ईयर, तो उसका फिटनेस टेस्ट होगा। अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसका होगा 15 ईयर्स, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। This is projected to reduce up to 17% यहाँ NO2 होना था, and 11% PM2.5 emissions from freight truck। आपके जो फ्राइट ट्रक होते हैं जो सड़कों पे जाते हैं, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट वाले जो बाहर लेके जाते हैं, है ना, तो उनमें भी कम से कम क्या होना चाहिए, 17% जो आपका NO2 है और 11% आपका जो PM2.5 एमिशन है उसको भी घटाएंगे इस तरीके से, क्योंकि वो भी तो पुराने होते हैं, उनको रिप्लेसमेंट कर देंगे तो वो चीज भी घटेगी। ELVs रूल, ELVs रूल क्या होता है आपका, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रूल्स। ये ना आपको पता होनी चाहिए, ये सारी फुल फॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट होती है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स 2025 टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, तो इसी साल से 1 अप्रैल से ये इफेक्ट में आ जाएगा। These rules ensure environmentally sound scrapping of vehicles, जो बहुत ज्यादा environmentally sound करते हैं, तो sound scrapping of vehicles उनके लिए रूल्स हैं। With manufacturers fulfilling extended producer responsibility by ensuring ELVs are properly स्क्रैप्ड इन रजिस्टर्ड फैसिलिटी। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से गवर्नमेंट उठा लेगी और उसको प्रॉपर से ऐसे स्क्रैप स्क्रूप कर देगी, नहीं, वो प्रॉपर से उसकी आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, पूरा आप वहां पे जाओगे और प्रॉपर वे में वो चीजें होंगी। द स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स इज ऑल्सो इंसेंटिवाइज्ड एंड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमने टारगेट रखा हुआ है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का, और ये चीजें जरूरी भी है करना, क्योंकि आपको पता है टाइम के बाद हर चीज की क्या होती है, एक रिटायरमेंट होती है ना, हर चीज एक ना एक वक्त पे आके क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और अगर उसको टाइमली अगर हम कर लें, खास करके गाड़ियों को, अब बसेस में कितने लोग जाते हैं, डेली सफर करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर क्या होना, उनका भी एक टेस्ट होना जरूरी है, फिटनेस टेस्ट। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, हम जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो CO2 होगी वो कम जनरेट होगी। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव लाइक द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये भी पूछा जाता है, फेम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको हम फेम के नाम से जानते हैं, एंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI schemes are driving electric vehicles adoption on a huge scale. And जो electric vehicle sales हैं are expected to reach 35% of total vehicle sales by 2030, avoiding 5 metric tons of CO2 emissions annually. तो जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी सेल एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस साल 35% रहेगी टोटल व्हीकल सेल से, तो 2030 तक हमने रखा है कि इतना हम पहुंच जाएंगे 35% तक, और जिसके तहत ये होगा कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करेंगे तो CO2 का जो एमिशन होगा एनुअली वो 5 मीट्रिक टन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has the UP government signed an MOU with to launch the Uttar Pradesh Open Network for Agriculture? यूपी गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है, किसको लॉन्च करने के लिए, उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर को लॉन्च करने के लिए। तो ये किया है यूपी गवर्नमेंट ने गूगल क्लाउड के साथ, ऑप्शन सी। तो गूगल क्लाउड इंडिया के साथ यूपी गवर्नमेंट ने किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत उन्होंने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब इसको समझते हैं, सिंपल सा है कि आपको पूछा जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी लॉन्च किया है उन्होंने जेमिनी पावर्ड एंड वीरकॉन इनेबल्ड उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क, किसकी फील्ड के लिए, एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड है ये, और वो किसके साथ किया है, तो गूगल क्लाउड इंडिया के साथ किया है,
वन स्टॉप एक्सेस टू एडवाइजरी सर्विसेज, क्रेडिट, आपके मैकेनाइजेशन एंड मार्केट कनेक्टिविटी और सेलिंग देयर प्रोड्यूस। देखिए क्या होता है कि आपके जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे उनको प्रॉपर से मतलब एडवाइजरी सर्विस का पता नहीं चलता है उनको कि कौन सी खाद का यूज करना है, किस तरीके के प्रोडक्ट का यूज करना है, कहाँ पे जाके उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। एक प्रॉपर उनको जितना उनको मिलना चाहिए है उसका अमाउंट उतना नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक वन स्टॉप एक्सेस, वहां पे वो जाएंगे इसके ऊपर, तो उसके ऊपर उनको पूरा का पूरा इस नेटवर्क के ऊपर पूरा उनको पता लगेगा एडवाइजरी सर्विसेज किस तरीके की उनको खेती में क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है ना, किस तरीके की कनेक्टिविटी करने की जरूरत है, मार्केट के साथ वो कैसे कनेक्ट करें डायरेक्टली ताकि उनको एक प्रॉपर अमाउंट मिल सके जितना उन्होंने। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी होता है कि मार्केट में वही चीज 40 रुपए की जा रही है और किसान को बेचारे को सिर्फ 20 रुपए मिलता है। तो कम से कम जितना उसने मेहनत करा हुआ है उतना उसको मिले तो सही। Farmer will also gain real time and accurate information on microclimate and market price, और मार्केट प्राइस का भी उनको मतलब एग्जैक्ट पता लगता रहेगा, साथ ही साथ कि किस तरीके का वेदर रहेगा आपका, उससे रिलेटेड भी उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने कुछ दिनों में ही IUCN की रेड लिस्ट के अंदर बहुत सारे हमने एनिमल्स पढ़ लिए हैं और कुछ और चीजें पढ़ ली हैं जिनकी कैटेगरीज आ गई हैं। तो वो आपने याद रखनी है कि किस एनिमल को किस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। क्वेश्चन है, विच कंजर्वेशन स्टेटस इज द इंडियन बाइसन, जिसको हम गौर के नाम से भी जानते हैं, लिस्टेड अंडर इन द IUCN रेड लिस्ट। तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है? ये आता है आपका IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये है आपका बाइसन। The Jharkhand Forest Department has initiated a study to revive the dwindling population of bison, popularly known as gaur, at Palamu Tiger Reserve. देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले झारखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टडी इनिशिएट की जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी बाइसन की ड्विंडलिंग पॉपुलेशन है, ड्विंडलिंग पॉपुलेशन का मतलब होता है, ड्विंडलिंग मींस जो घटती हुई उनकी पॉपुलेशन थी उसको रिवाइव करने की बात की है। ड्विंडल होता है कोई चीज जब कम हो रही है, तो जो बिल्कुल ही आपकी खत्म हो रही थी तो उसको रिवाइव करने की बात की गई है। और ये कहाँ पे हो रहा है आपका? पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर। जो पलामू टाइगर रिजर्व है आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से स्टेट में है, और ये है झारखंड के अंदर। जब हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका, कब आया था बताओ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारा 1972 में, ठीक है। उसी के नेक्स्ट ईयर आपका 1973 के अंदर आया था आपका टाइगर वाला एक्ट, और उसी के तहत 1974 के अंदर आपके 9 टाइगर रिजर्व थे जिन्हें मेंशन किया गया था, मतलब उनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो उसी 9 में से एक था आपका पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड के अंदर, ठीक है। और झारखंड के अंदर ये इकलौता टाइगर रिजर्व है, तो इसलिए ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखिए जिन्होंने अपने बच्चे पाल ले ना, चाहे वो कितनी गरीबी हो, वो झाड़ियों में भी पाल लेते हैं, चाहे टाइगर के बीच में क्यों ना रहना पड़े। ये है आपके लिए ट्रिक, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यूज कर सकते हो। चाहे जितनी मर्जी गरीबी हो, तो जिन्होंने अपने बच्चे पालने हैं तो वो अपने बच्चों को टाइगर के साथ झाड़ियों में भी पाल सकते हैं। तो पालने से पलामू, टाइगर के साथ टाइगर रिजर्व, झाड़ियों से झारखंड। The bovine, a food source for big cats, has already gone extinct from across Jharkhand, excluding the PTR, where merely 50 to 70 bison are surviving. The bovine, ये होते हैं आपके, एक तरह से बोल सकते हो आप, जो आपके जंगली भैंसे होते हैं, तो ये होते थे फूड सोर्स किसका? बिग कैट्स का। बिग कैट्स में आपके टाइगर वगैरह आते हैं। तो ये ऑलरेडी बोलते हैं आपके एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लगभग ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे ही है आपके झारखंड के अंदर। तो अब इंडियन गौर के बारे में बोलते हैं, इनको भी अब कुछ मात्रा में ही बचे हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे। अबाउट इंडियन गौर, अब इंडियन गौर के बारे में समझ लेते हैं। द इंडियन बाइसन ऑफ गौर इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इन द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल। जो आपके वाइल्ड कैटल होते हैं उनकी फैमिली में सबसे बड़े और सबसे टॉलेस्ट, ये आपका स्टैट वाला पार्ट हो गया। तो इंडियन बाइसन होते हैं आपके, जो गौर है ये लार्जेस्ट और टॉलेस्ट है आपका फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल के अंदर।
साइंटिफिक नेम इसका आपने याद रखना है, साइंटिफिक नेम है इसका बॉस गॉरस। वैसे तो आपको गौर से पता लग जाएगा कि गौर का ही है ये, तो वैसे याद रख लेना आपने बॉस गॉरस। और आपको पता है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनका जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो कैसा होता है, कैपिटल। ये होता है आपका जीनस और ये होता है आपका स्पीशीज, ठीक है। और स्पीशीज आपकी कैसी होती हैं, सारे के सारे लेटर्स के कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, गॉर्स आर इंडिजीनियस टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया। गौर आपकी जनरली इंडिजीनियस कहाँ की है, ये मतलब लोकल स्पीशीज कहाँ की है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया की। Gourds are primarily the denizens of evergreen and semi-evergreen forest, along with moist deciduous forest with open grassland. तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी का पार्ट बन सकता है कि जो गॉर्स हैं वो प्राइमरी डेनिजन है, डेनिजन होता है निवासी, मतलब ये कहाँ के हैं, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं और ओपन ग्रासलैंड होते हैं। आईसीएन रेड लिस्ट के अंदर इसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो है इसका वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में, और इसे डाला गया है आपका शेड्यूल नंबर 1 में। आपको पता है जो भी शेड्यूल नंबर 1 में होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ना आप उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो ना उसकी सेलिंग कर सकते हो, अगर पकड़े गए तो आपको बहुत ही खतरनाक सी सजा मिलेगी। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर से डाला गया है। अब समझते हैं पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, इट इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऑफ झारखंड। झारखंड के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो उस रीजन के अंदर ये है। द रिजर्व फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेटला नेशनल पार्क। ये रिजर्व आपका पार्ट है किसका, बेटला नेशनल पार्क का। और बेटला नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है आपका, क्या नाम है दूसरा, दूसरा नाम है इसका पलामू नेशनल पार्क। Palamu Tiger Reserve was established in 1974 under Project Tiger. अंडर प्रोजेक्ट टाइगर आपके टोटल कितने बनाए गए थे, मैंने आपको बताया सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व बने थे, उसमें से एक था आपका पलामू टाइगर रिजर्व। और ये पार्ट है आपका बेटला नेशनल पार्क का, जिसका दूसरा नाम है आपका पलामू नेशनल पार्क। और एक चीज और, जो पलामू टाइगर रिजर्व है, अगर ये झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है ना, तो झारखंड के अंदर जो बेटला नेशनल पार्क भी एक ही है, एक ही नेशनल पार्क है वहां पे, बेटला नेशनल पार्क। अब आपने याद रखना है ये 1974 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था आपका, 1973 में। तो उसके तहत फिर 1974 के अंदर कितने आपके टाइगर रिजर्व बनाए थे, 9। ये आपने याद रखने हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि जो 9 टाइगर रिजर्व थे वो कौन थे। अगर अभी लिखना चाहते हो तो अभी लिखवा देती हूँ, तो एक लिख लो आप, शॉर्ट में आप बना सकते हो नोट्स। एक तो आपका पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, दूसरा आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जगह देखती हूँ थोड़ी सी। एक हो गया आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उसके बाद है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। पलामू तो आपका हो गया, अभी पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका, ये है झारखंड के अंदर। फिर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, नाम से पता लग रहा होगा आपको रणथंभौर, तो रणथंभौर कहाँ का है, राजस्थान का। मैं ना सिर्फ शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको मतलब वैसे लिख लेना इसको, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी लिखना है, रणथंभौर। फिर है मेलघाट टाइगर रिजर्व, वो है आपका महाराष्ट्र के अंदर। देन है आपका मानस टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपका असम के अंदर। देन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये है आपका उड़ीसा के अंदर। मेरा गला थोड़ा खराब है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और कर्नाटका के अंदर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगर आपको याद होगा मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी दी थी, मैंने कहा था जो बच्चे ना बड़ा नाटक करते हैं उनकी मम्मियां उनको बांध देती हैं टाइगर के साथ, तो उस तरीके से हमने याद किया था, बांधने से बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर। और एक लास्ट है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व, इसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और यहीं पे हमारे सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा भी बनता है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और कौन बनाता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सॉरी सुंदरवन डेल्टा को कौन बनाते हैं आपकी, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और वो बनाती है मेघना रिवर, फिर वो बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको हम जानते हैं सुंदरवन डेल्टा के नाम से। और ये है आपका वेस्ट बंगाल में। मुझे पानी पीने दो एक सेकंड।
मैं आपको ना, अगर आपने नहीं नोट डाउन करे होंगे ये जो 9 के 9 है, ये मैं आपको भेज दूंगी उस पे, है ना, टेलीग्राम पे भेज दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following was the major influence on the Uma Maheshwara cult founded by सोम शर्मा? तो सोम शर्मा के द्वारा आपका जो फाउंड किया गया था उमा महेश्वरा कल्ट, तो उसका मेजर इन्फ्लुएंस क्या था? तो वो था आपका वज्रयान बुद्धिज्म। क्या था? वज्रयान बुद्धिज्म। देखो, उमा महेश्वरा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जो हिंदू है उन्हें बिल्कुल एकदम से पता लग जाएगा। उमा महेश्वरा, उमा बोलते हैं माँ पार्वती को, ठीक है। उमा किसको बोलते हैं हम? माँ पार्वती को। और महेश्वर बोलते हैं हम अपने भोले शंकर जी को, ठीक है। तो जो उमा महेश्वरा कल्ट है, इसको फाउंड किया गया था सोमा शर्मा के द्वारा। और इसमें आपको जो मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है वज्रयान बुद्धिज्म का। देखो, बौद्ध धर्म जो है ना आपका, बौद्ध धर्म के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के अंदर आपकी दो मेन ब्रांचेस थी, एक थी महायान और एक थी हीनयान। जो महायान है उसी की एक शाखा हुआ करती है आपकी वज्रयान, ठीक है। महायान की ही एक शाखा हुआ करती है वो है वज्रयान। और ये जो वज्रयान है, ये क्या करते हैं, जो आपकी तांत्रिक प्रथा होते हैं उसके मतलब उसके थ्रू क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमने क्या करना है, नॉलेज गेन करना है। तो वज्रयान फोकस करता है उसके ऊपर। अगर वहीं आप बात करोगे हीनयान की, तो ये जो आपके महात्मा बुद्ध की थी ना, बिल्कुल बेसिक जो शिक्षा थी, वो बोलते थे कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ध्यान केंद्रित करना है, तो वो करते थे आपके हीनयान वाले। तो ये आपका स्टैट वाला पार्ट हो गया। तो दोनों चीजों में आपने ध्यान रखना है, दो चीजें हैं बौद्ध धर्म के अंदर, महायान और हीनयान। और जो वज्रयान है, ये आपका महायान का क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। और इसमें ये तंत्र मंत्र की इस प्रथा से क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, उस पर फोकस करते हैं। और हीनयान वाले बोलते हैं नहीं, और हीनयान को ना हम थेरवाद के रूप में भी जानते हैं। और हीनयान वाले बोलते हैं कि नहीं, हमने आराम से चलना है, हमने मूल शिक्षाओं को सीखना है और धीरे धीरे हमने क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। कैसे? ध्यान केंद्रित करके। एनिशिएंट उमा महेश्वरा मेटल स्कल्पचर फाउंड एट तागुंजे इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब होगी, ये तागुंजे, तो मतलब आप देख लेना अपने हिसाब से। तो एनिशिएंट उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर, पता ये न्यूज में क्यों आया आपका उमा महेश्वर कल्ट? ये इसलिए आया क्योंकि कर्नाटका के अंदर जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपका एक जगह है थगुंजे करके, वहां पे एनिशिएंट उमा महेश्वर मेटल का स्कल्पचर मिला है, ठीक है। ये देखिए, तो ये एनिशिएंट उमा महेश्वर जी का आपका स्कल्पचर मिला है। An Uma Maheshwar metal sculpture, which was probably made in the 17th century in the 12th century style, has been found at the Thagunje in Ajri village of Kundapura Taluk in Udupi district of Karnataka। तो प्रॉपर आपको बताया कि कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर भी उडुपी डिस्ट्रिक्ट, और उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अजरी विलेज, और तालुक है आपका कुंडापुरा, और थगंजे में ये पाया गया है, ठीक है। और है ये, देखो मतलब एक चीज आप नोट करना इसको अच्छे से कि क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये 17th सेंचुरी के अंदर बना हुआ, लेकिन जो इसका स्टाइल है वो है आपका 12th सेंचुरी का। मतलब कि बनाया 17th सेंचुरी में है, लेकिन स्टाइल जो है, जिस स्टाइल में इसको बनाया गया है, वो 12th सेंचुरी का है। और उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका रखना है आपने याद। और मेड ऑफ 5 मेटल, 5 मेटल का ये बना है। एंड इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ शैव, शक्ता एंड नागा कल्ट। एक्चुअल जो फोटो है ना इसकी, आप गूगल करना उसको, उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे बने हैं भगवान शिव, और यहाँ पे उनके जो ये वाला जो थाइज है, यहाँ पे माता पार्वती है, और यहाँ पे बने हैं भगवान गणेश जी, और यहाँ पे बने हैं कार्तिक भगवान जी, और पीछे लगे हैं आपके 5 जो आपके शेषनाग जी। तो कुछ इस तरीके की है, आप गूगल करना उसको, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, और ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। 2 लाइन्स रिटन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, और इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 लाइन्स भी लिखी हुई हैं। तो उन 2 लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन रीड्स मूर्ति साक्षी, विच मीन्स ऑन द विटनेस ऑफ दिस आइडल। तो उसमें लिखा है मूर्ति साक्षी, जिसका मतलब होता है ऑन द विटनेस ऑफ दिस आइडल। सेकेंड लाइन में लिखा है G3K Ra-Shu 14, which means gold of 3 gadyans was used in preparing this idol and it contained 14% gold। तो सेकेंड लाइन में लिखा है कि जो 3 गद्यान है
उसका 3 गद्यान गोल्ड का यूज किया गया है इसके अंदर, इस आइडल को बनाने में, जिसमें से 14% गोल्ड है। द राइटिंग इज इन अ कन्नड़ विद स्क्रिप्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। और जो राइटिंग ऑब्वियस सी बात है कर्नाटका के अंदर मिला है, तो वहां पे जो राइटिंग होगी तो किस में होगी, कन्नड़ में होगी, तो कन्नड़ में है और आपके 17th सेंचुरी का है। आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है, देखो सेंचुरी भी पूछी जा सकता है, अगर एग्जामिनर को थोड़ा और अच्छे से आपके साथ मतलब प्ले करना हो तो आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं। आपने याद रखना है 17th सेंचुरी। द उमा महेश्वरा कल्ट वॉज फाउंडेड बाय सोमा शर्मा ऑफ गुजरात इन 10th to 11th सेंचुरी। बट इन एक्चुअल जो आपका सोमा शर्मा जी ने जब इसको फाउंड किया था उमा महेश्वर कल्ट को, तो उन्होंने इसको कहाँ किया था, गुजरात के अंदर किया था, है ना, गुजरात के अंदर किया था। और कब किया था, 10th to 11th सेंचुरी। तो ये लाइन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपका कल्चर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो उमा महेश्वर कल्ट है उसको फाउंड किसने किया था, सोमा शर्मा ने किया था। कहाँ पे किया था, अब बच्चों ने पढ़ा होगा आपका करंट अफेयर, तो वो बोलेंगे गुजरात में मिला, तो गुजरात सॉरी कर्नाटका में मिला है, तो कर्नाटका के अंदर ही किया होगा। तो नहीं, गुजरात के अंदर किया है और 10th to 11th सेंचुरी के अंदर किया था उन्होंने। Within no time it became popular in the Indian subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, मतलब कि आपका जो ये नीचे वाला पार्ट है, आपको पता है कि हमारा ये पार्ट क्या है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सबकॉन्टिनेंट वर्ड यूज होता है। एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वज्रयान बुद्धिज्म एंड लव इज इट्स सेंट्रल थीम। इसकी थीम क्या है आपकी, ये वज्रयान बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस है और भाई की सेंट्रल थीम है इसकी कि हाँ भाई प्यार, इन सब चीजों को क्या करना है, आगे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements about नेताजी सुभाष चंद्र बोस are correct? ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC इन 1938 एट द हरिपुर सेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। 1938 के अंदर जो INC का सेशन हुआ था, आपका हरिपुर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें वो इलेक्ट हुए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो प्रेसिडेंट बने थे, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो 1939 में फिर से भी बने थे त्रिपुरी सेशन में, बट वहां से क्या हुआ था कि मतलब जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ना अपने यहाँ किसी कैंडिडेट को खड़ा किया था, लेकिन वो जीत गए सुभाष चंद्र बोस जी, और वो उससे थोड़ा खफा हो गए और इनको लगा कि जब ऐसे खफा करने से क्या फायदा, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, in 1921 Bose took over the editorship of the newspaper Forward founded by चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी। 1921 के अंदर बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने एडिटरशिप ली थी न्यूज़पेपर फॉरवर्ड की, जिसको फाउंड किया गया था चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी के द्वारा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी ऑन द January 23। बस यही छोटी छोटी चीजें होगी और वहीं पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इन्होंने क्या बोला, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कैसे गलत है, ये बोल रहे हैं डेथ एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी पे नहीं मनाते हम बनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, लेकिन थर्ड में 23rd जनवरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी लिख दिया और वहीं पे गड़बड़ होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो इनके बर्थडे के ऊपर हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। टू ऑनर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन हिज 128th birth anniversary on January 23, a grand celebration is set to unfold from 23rd of January to 25th of January 2025 at Barabati Fort in the historic city of Cuttack, the birthplace of Netaji Subhash Chandra Bose। और पता है ये क्वेश्चन ना एक बार आया हुआ था, एक बार क्या बड़ी बार ये क्वेश्चन देखा है मैंने कि ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, उनका बर्थ प्लेस पूछा जाता है, तो वहां पे कटक लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कटक। तो कटक में हुआ है। तो अभी इनका अगर ये आज हमारे बीच में होते तो इनका 128वें नंबर का मतलब बर्थडे होना था। तो 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में हमने इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया। कहाँ पे किया, बाराबाटी फोर्ट के अंदर किया, जो कि एक हिस्टोरिक शहर है आपका कटक के अंदर। वैसे तो हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं आपको और अच्छे से कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो। तो ये बाराबटी फोर्ट जो किला है आपका, हिस्टोरिक शहर भी है ये कटक का, और वहीं पे क्या किया गया, पूरा इसको सेलिब्रेट किया गया 23 से 25 जनवरी के बीच में। हाँ, एक चीज और आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी अभी, 128। अगर आपको बर्थ डेट पता होगी तो आप इजीली निकाल सकते हो कौन सी ईयर में हुए, बट नहीं तो 128। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अबाउट सुभाष चंद्र बोस,
ही वॉज born on January 23rd, 1897 इन कटक ओडिशा। तो कटक उड़ीसा के अंदर उस वक्त में उड़ीसा बोला जाता था, आपको पता है अभी चेंज करके ओडिशा हो गया, ODISHA हो गया, पहले ORISS होता था। तो कटक उड़ीसा के अंदर 1897 में इनका जन्म हुआ था। 1923 में ये इलेक्ट हुए और ये आपके प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, और साथ ही साथ जो बंगाल स्टेट कांग्रेस थे उसके सेक्रेटरी भी ये बने। Bose then joined the INC and actively participated in the Indian independence movement. उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या क्या ज्वाइन किया। और आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी आपकी, 1885 में बनी थी, 1885 के में बनी थी। तो इन्होंने फिर इसको फाइनली ज्वाइन किया और उसके बाद जितने भी हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती रही उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भागीदारी मतलब पार्टिसिपेट किया। And Bose took over as the elected president of Indian National Congress in 1938 Haripur and stood for unqualified Swaraj, self-governance and the use of force against the British, which then combated against Mahatma Gandhi and his views. अब फिर क्या हुआ, इन्हें इलेक्ट कर दिया गया आपका। जब ये भी देखो ये पूछा जाता है, ये चीजें आपने ना नोट करनी है, ठीक है। आपको एक तो पता होना चाहिए ये फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बने थे तो ये कब बने थे, 1938 में बने। सेशन पूछा जाता है वहां पे, तो सेशन याद रखना, हरिपुर सेशन, ठीक है। हरिपुर सेशन जब हुआ था आईएनसी का तो वहां पे ये बने थे 1938 में आपके पहली बार आईएनसी के प्रेसिडेंट। उसके बाद बोलते एंड स्टूड फॉर अनक्वालिफाइड स्वराज, सेल्फ गवर्नेंस के लिए खड़े रहे। इन्होंने बोला कि सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए एंड द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और अपनी फोर्स का क्या क्या उन्होंने यूज किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो भी हमारे जो महात्मा गांधी जी थे और उनके जो व्यूज थे हमारे राष्ट्रपिता के, उसके अगेंस्ट आपको पता ब्रिटिश कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो उसमें इन्होंने अपने बहुत अच्छे से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर उसके बाद 1939 में जब त्रिपुरी सेशन हुआ तो दोबारा से ये री इलेक्ट हो गए, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, रीजन कुछ भी नहीं है, गांधी जी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, वो उनको लगा था वो जीत जाएंगे, लेकिन जीत जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। थोड़ा सा फर्क था, जो महात्मा गांधी जी थे वो चलते थे नॉन वायलेंस पे, वो बोलते थे कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमने शांति के साथ लगे रहना है ना। तो बोस जी की थोड़ी सी थ्योरी अलग थी, तो उन्होंने यहाँ पे जब पार्टिसिपेट किया वो जीत गए, लेकिन उनको लगा कि जब महात्मा गांधी जी खुशी नहीं है तो उन्होंने जल्दी क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, बट सून रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। इसका काम क्या था, ये इसका काम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का, एम्ड एट यूनिफाइंग ऑल द एंटी ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। भारत के अंदर जितने भी लोग थे, जितनी भी फोर्सेस थी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, उनको इन्होंने सबको इकट्ठे किया और बनाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कि हमने आगे बढ़ना है, ये जो ब्रिटिश हमारे देश में राज कर रहे हैं इनको हमने बाहर निकालना है। तो उसके लिए इन्होंने बनाया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। In 1921, Bose took over the editorship of the newspaper Forward, founded by चितरंजन दास स्वराज पार्टी। फिर 1921 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो चितरंजन दास जी की जो स्वराज पार्टी थी उनके द्वारा फॉरवर्ड न्यूज़पेपर को क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। अब इस चीज में ना आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा यहीं से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो भी आपको पता है करंट अफेयर होता है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपकी जियोग्राफी पॉलिटिक्स सब वहीं से बनता है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर है उसको फाउंड किसने किया है, तो उसे फाउंड किया है चितरंजन दास जी की स्वराज पार्टी ने, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने उसकी एडिटरशिप कब ली, टुक ओवर कब की, तो वो की थी 1921 में। देखो 1921 ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में महात्मा गांधी जी शिमला भी आए थे, जब वो शिमला आए थे तो शिमला में वो कहाँ ठहरे थे, आपके शांति कुटीर में ठहरे थे। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे हिमाचल में हमारे राष्ट्रपिता आए थे और वहीं दूसरी तरफ 1921 में बोस जी ने एडिटरशिप ली थी न्यूज़पेपर फॉरवर्ड की। He reached Japanese controlled Singapore from Germany in July 1943, issued from there his famous call Dilli Chalo and announced the formation of the Azad Hind government and the Indian National Army on 21st of October 1943. देखो फिर आप सब जानते हैं कि उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, सिंगापुर चले गए थे, है ना। तो उसके बाद वो पहुंचे, बोलते कौन से सिंगापुर में, जो जापानीज ने कंट्रोल किया हुआ था उस रीजन में वो पहुंच गए, है ना। जर्मनी होते हुए वो वहां गए, कब, जुलाई 1943 में, ठीक है। कब गए थे, जुलाई 1943 में पहुंचे वो आपके सिंगापुर। एंड इशूड फ्रॉम देयर इज फेमस, और वहां से उन्होंने आपका नारा दिया था दिल्ली चलो। तो आपसे पूछा जाएगा, पूछे जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन कि दिल्ली चलो को किसने, ये जो फेमस कॉल थी किसने दी थी, तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। एंड अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द आजाद हिंद गवर्नमेंट, और वहां से उन्होंने अनाउंस किया, फिर उन्होंने फॉर्म की थी आपकी आजाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है।
इंडियन नेशनल आर्मी ऑन 21 अक्टूबर 1943, और बनाई उन्होंने आपकी इंडियन नेशनल आर्मी कब? 21 अक्टूबर 1943 को। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ना, इसके अंदर जो भी लोग एंटी ब्रिटिश थे उनसे मिलके क्या की थी, एक पूरी की आर्मी तैयार की थी इन्होंने। द INA वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड अंडर मोहन सिंह। अब ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, ये ध्यान रखना कि पहले ये फॉर्म हुई थी किसके अंडर? ये हुई थी मोहन सिंह एंड जापानीज मेजर इवाइची फुजीवारा। तो जो जापानी मेजर है इवाइची फुजीवारा और मोहन सिंह जी, इनके द्वारा क्या की थी, ये पहले आपकी फॉर्म हुई थी। एंड कॉम्प्राइज इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाय जापान इन द मालायन, जिसको हम प्रेजेंट डे में मलेशिया बोलते हैं, ठीक है, कैंपेन एंड एट सिंगापुर। तो इसमें क्या किया गया था कि जो भी आपके जो लोग थे ना, जिनको क्या किया था, जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे, आपको पता है कि वॉर चल पड़ा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो वहां पे क्या हो गया था आपका कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अब ब्रिटिश की तरफ से गए थे इंडियन, तो वहां पे वो कैप्चर भी हुए थे। जब वो कैप्चर हुए थे तो उनको यहाँ रखा गया था, तो फिर उन्हीं से मिलकर एक इन्होंने फोर्स बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा साल न्यूज में था, तो इसको समझते हैं। द फिलाडेल्फी कॉरिडोर इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन टू रीजन। जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो लोकेटेड बोलते कौन से बॉर्डर पे है? अगर आपने न्यूज देखी होगी, 24 घंटे न्यूज में चला रहता था, तो वो है आपका गाजा और इजिप्ट। तो गाजा और इजराइल भी न्यूज में था ना, लेकिन अगर हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात करें तो ये कहाँ पे है आपका? ये पड़ता है आपका गाजा और इजिप्ट के बीच में एक कॉरिडोर है, ठीक है। इसके लिए ना मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, PERK। ये कुछ चीजें हैं, उसी में से एक है आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और ये है आपका रफा क्रॉसिंग, और उसी तरीके से ये एरेज है। मैं आपको बताती हूँ, इसको लिखवाऊंगी इसको। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है क्या फिलाडेल्फी कॉरिडोर की, क्यों ये न्यूज में रहा, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो। तो यहाँ पे है आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला रीजन। तो ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और ये है रफा क्रॉसिंग जो मैंने आपको भी बताया पर्क से। और अब ये वाला जो रीजन है ये न्यूज में क्यों है? जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड है अलोंग द गाजा इजिप्ट बॉर्डर। आप ध्यान से देख सकते हो, एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ इजिप्ट। तो गाजा इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर एक ये स्ट्रिप ऑफ लैंड है। इट सर्व एज लिंक फॉर गाजा, पर्टिकुलरली फॉर हमास, है ना, पर्टिकुलर अगर हमास वाले रीजन के लिए ये क्या है, एक लिंक है। एमिडिस्ट ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट एंड सीज फायर नेगोशिएशन, आपको पता अभी भी वहां पे चला हुआ है, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, सीज फायर नेगोशिएशन चली हुई है। इट इज अ 14 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड, कितना लंबा ये? 14 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायरिटी ऑफ द बॉर्डर एरिया बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट। इट इंक्लूड्स द रफा क्रॉसिंग, तो रफा क्रॉसिंग भी है इसमें, ठीक है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे PERK, तो P से हो गया फिलाडेल्फी कॉरिडोर, R से हो गया आपका राफा क्रॉसिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी यहाँ पे देखो, ये नाम आपको इजीली लिखने को हो जाएगा। तो ये है आपका K से है शेरेम शलोम क्रॉसिंग, ठीक है। तो बोले इट इंक्लूड द राफा क्रॉसिंग एंड रन्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, जिसको हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, तो वहां से ये रन करता है टू द केरेम शालोम क्रॉसिंग विद इजराइल। जो केरेम शालोम क्रॉसिंग है विद इजराइल, यहाँ पे शायद मेंशन किया हो, इस पे मेंशन नहीं किया है। तो जो आपका केरेम शालोम क्रॉसिंग है इजराइल के साथ, वहां उसके साथ ये रन करता है, मतलब कि उधर से इसका बॉर्डर जा रहा है। दिस एरिया इज वाइटल फॉर स्मगलिंग एक्टिविटीज कनेक्टिंग गाजा टू इजिप्ट, और ये वाला जो एरिया ये वाइटल है, यहाँ पे स्मगलिंग एक्टिविटीज होती हैं और ये कनेक्ट करता है गाजा को इजिप्ट से। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? अंडर द कैंप डेविड पीस ट्रीटी 1979, जब 1979 के अंदर कैंप डेविड पीस ट्रीटी हुई थी, अ लिमिटेड नंबर ऑफ इजिप्शियन ट्रूप्स फॉर अलॉट। तो उसमें क्या किया गया था कि जो लिमिटेड नंबर के जो इजिप्शियन ट्रूप थे उनको अलाउ किया गया था कि आप यहाँ से जा सकते हो, बट नो हैवी आर्मर वाज परमिटेड। पर ऐसा नहीं कि बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से क्या किया, परमिट किया गया। आफ्टर द 2005 इजरायली विड्रॉल फ्रॉम गाजा, तो 2005 में क्या हुआ, जो इजरायलियन को विड्रॉ कर दिया गया गाजा से। द कॉरिडोर वाज डेजिग्नेटेड अ डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर जोन, फिर वो बन गया आपका डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर जोन। 2005 सिंस 2005 तक क्या हुआ, इजिप्ट एंड द पैलेस्टीनियन
अथॉरिटी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कॉरिडोर। फिर 2005 तक जो आपका इजिप्ट और जो पैलेस्टीन वाला एरिया है वो दोनों अथॉरिटी क्या करती थी, इस रीजन को क्या करती थी, इस कॉरिडोर को मैनेज करती थी, दोनों रिस्पॉन्सिबल होती थी इसके लिए। इट वॉज द ओनली लिंक फॉर गाजा विद द आउटसाइड वर्ल्ड नॉट कंट्रोल्ड बाय इजराइल। और ये ओनली लिंक था आपका गाजा के लिए, जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये इकलौता एक लिंक था गाजा के लिए विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि बाहर वाले वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्ट करने के लिए। तो इसको उस टाइम इजराइल ने नहीं कंट्रोल किया होता, तभी इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी। लेकिन हमास गेन कंट्रोल ऑफ गाजा इन 2007, लेकिन 2007 में क्या हुआ, हमास ने कंट्रोल ले लिया गाजा का, विच लीड टू इंक्रीज टेंशन, जिसकी वजह से वहां पे क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग एक्टिविटी थी वो बहुत तेज होगी, और तेज होगी उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। तो इजराइल ने भी बोला कि क्या मजाक बना के रखा हुआ है आपने, ये है ना, हमास ने गेन कर लिया इसको। तो फिर आपको पता है हमास के ऊपर स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो रही है, फिर तो वॉर चला हुआ है। तो ये है आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस विच ईयर हैज द पंगसो पास विंटर फेस्टिवल बीन हेल्ड एनुअली। एक आपका विंटर फेस्टिवल है पंगसो पास, ठीक है, पंगसो पास, वो बोलते हैं एनुअली कब से मनाया जाता है। ये न्यूज में था, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो पंगसो पास विंटर फेस्टिवल है, सर्दियों में होता है, तो ये कब आपका मतलब कब से इसको मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है 2007 से। ये देखिए, ये इसका बहुत ही सुंदर सी पिक्चर भी है, द पंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, और ये कहाँ पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का है। लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड, पंगसो पास या फिर पानसोंग पास इज लोकेटेड ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर at an altitude of 3,727 feet means 1136 meters। तो जो ये पंगसो पास, इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाएगी, ऑब्वियसली बात है पूछी जाएगी क्योंकि न्यूज में है, तो ये आपका मनाया गया अभी, मतलब इंटरनेशनल, और ऊपर से देखो फेस्टिवल भी इंटरनेशनल फेस्टिवल है, जैसे हमारे कुल्लू दशहरा है, मंडी शिवरात्रि है, सुजानपुर है, तो ये सब कैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल है, उसी तरीके से जो पंगसो पास है ये भी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, और इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे ये पड़ता है इसकी लोकेशन, और आपका 3,727 फीट के ऑल्टीट्यूड के ऊपर है ये, एंड इट लाइज ऑन द क्रस्ट ऑफ द पटकाई हिल्स एंड इज पार्ट ऑफ द फेमस लेडो रोड, जिसको हम स्टील वेल रोड के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये लाया करता है क्रस्ट ऑफ द पटकाई हिल्स। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी हिल्स देखने को मिलेंगी आपको, गारो हिल, जयंतिया हिल, खासी हिल, पटकाई हिल्स, है ना। तो उसी में से जो पटकाई हिल्स है ये आती है आपके अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ही जो पटकाई हिल्स की क्रस्ट है, मतलब हाइट है, ऊंचाई के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा ये वाला पास, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द फेमस लेडो रोड। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जो बहुत फेमस एक लेडो रोड है जिसको स्टील वेल रोड के नाम से भी जाना जाता है, उसी का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट, it is named after the Myanmar village Pangso located 2 kilometer east of the pass। जहां पे भी ये पास है आपका, सॉरी पास है, उस पंगसो पास है, पंगसो पास से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ को एक गांव है जिसका नाम है पंगसो। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, देखो अगर पूछा जाएगा पंगसो पास तो वो तो पड़ रहा है आपका इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पंगसो आपका विलेज है वो पड़ता है म्यांमार के अंदर, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया है। The pass serves as one of the easiest routes into Myanmar from the Assam plains। और ये जो पास है ये बहुत एक easiest रूट बनाता है कि म्यांमार से असम के प्लेन में एंट्री करने का। India's easternmost point चौकन पास lies northeast of Pangso Pass in अरुणाचल प्रदेश, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम चौकन पास के नाम से जानते हैं। तो एक स्टैट का क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गया कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो आपका पॉइंट है वो कौन है, चौकन पास है, वो लाया करता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ पंगसो पास इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कहाँ पे, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। 13th सेंचुरी में इसको यूज किया गया था, इस पास को। पास क्या होता है, दर्रे, आपको पता ना, हमारे जैसे यहाँ पे भी बारालाचा ला, आपका रोहतांग पास। देखो जो पास बोलोगे आप, या तो आप पास बोलो या तो आप ला बोलो। ला का मतलब भी दर्रा होता है, पास का मतलब भी दर्रा होता है, ठीक है। तो जो 13th सेंचुरी के अंदर यूज बाय द अहोम किंगडम, है ना, जैसे हम अहोम किंगडम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आ जाते हैं, बोरफुकान जी आ जाते हैं, है ना। तो यूज बाय द, जिसको लचित बोरफुकान के नाम से हम जिनको जानते हैं, तो यूज बाय द अहोम्स अशान ट्राइब टू एंटर असम वर्ल्ड वॉर सेकंड।
बोलते हैं कि 13th सेंचुरी के करीब इसको अहोम किंगडम के द्वारा क्या किया गया था, यूज किया गया था। उन्होंने एंटर हुए थे वो यहाँ से होते हुए असम के अंदर, जो कि एक शान ट्राइब है। कौन सी ट्राइब थी वो? अहोम किंगडम वाले कौन सी ट्राइब थी? शान ट्राइब थी। और लचित बोरफुकन ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। उन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा था। उन्होंने क्या किया था? उसमें मुगलों को हराया था। The Stilwell Road, Ledo Road, was constructed to connect British India to nationalist China to support their fight against Japanese forces. साथ ही साथ में ये जो आपका स्टिलवेल रोड है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था टू कनेक्ट ब्रिटिश इंडिया टू नेशनलिस्ट चाइना, जो हमारा मतलब उस वक्त पे ब्रिटिश हुआ करते थे, तो ब्रिटिश इंडिया हो गया। तो ब्रिटिश इंडिया क्या करता था? जो नेशनलिस्ट चाइना के साथ आपस में क्या करना है, उसको मतलब कि अपनी कनेक्टिविटी बनानी है, तो उसके लिए इस रोड को बनाया था। तो देखो ब्रिटिशर ने क्या क्या किया हुआ है, तो वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? रोड ही बना दिया। कौन सा रोड बनाया था? स्टिलवेल रोड। और स्टिलवेल रोड या लेडो रोड क्यों बनाया था इन्होंने? जो चाइना है, चाइना के साथ कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए था चाइना से जापानीज फोर्सेस के अगेंस्ट। जब आपका वर्ल्ड वॉर चला था तो उनको क्या चाहिए था? सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने जापानीज फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना था, तो उन्होंने ये रोड ही बना दिया। बहुत खतरनाक लोग थे, है ना। पंगसो पास निक नेम्ड हेल पास। पंगसो पास को हेल पास के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर ऑब्स्टेकल ऑन द रूट ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट एंड मडी टेरेन। क्योंकि हेल पास मतलब कि बिल्कुल ही आपका नर्क वाला पास, क्योंकि जिसका रूट है वो बहुत ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट्स है, वहां पे मडी टेरेन है, बहुत ज्यादा कीचड़ और मतलब रफ टफ सा है। The Stilwell Road connected Ledo, Assam to Pangso Pass, covering a distance of 61 kilometer. And Pangso Pass Winter Festival, इसको समझ लेते हैं हम, held annually since 2007. तो 2007 से इसको शुरू किया गया in नामपोंग अरुणाचल प्रदेश during the 3rd week of January. ठीक है, 3rd week of January में ये आता है आपका, तब इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज, मतलब कि जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और म्यांमार है उसके बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज हो सके, तो उसको प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि कौन सी कंट्री के साथ है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार। कुछ फीचर फोक डांसेस है, जैसे बिहू। बिहू कहाँ पे? असम में। असम में 3 तरह के बिहू हमने देखे थे ना, कटी बिहू, डिफरेंट बिहू देखे थे, बोहाग बिहू देखा था। तो बिहू, बैम्बू डांस, तांगसा, रोंगरैंड, वार डांस, आर्ट्स, क्राफ्ट, एथनिक फूड्स एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शोकेसिंग द कल्चर ऑफ द तांगसा नागा ट्राइब एंड अदर लोकल कम्युनिटी। तो ये ऐसे ट्राइबल एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, तभी वहां पे 90-10 का रेशो भी रहता है। जब भी कोई सेंटर की तरफ से कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है, तभी क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे ना 90% मतलब खुद देती है खर्चा, और 10% वहां की स्टेट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द थमीरा बरानी रिवर ऑरिजिनेट? एक रिवर है थमीरा बरानी रिवर। आप लोग ना, मैंने आपको एक चीज बोली है कि जो भी आपकी ना डिफरेंट आपको रिवर देखने को मिले, भोगदोई रिवर, थमीरा बरानी रिवर, तो ये जो अलग अलग सी रिवर देखने को मिल रही है, इन रिवर्स को ना नोट डाउन किया करो। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि आपसे कृष्णा रिवर के बारे में पूछा जाएगा, गंगा रिवर के बारे में पूछा जाएगा। जो ये नई नई रिवर होती है जिनके बारे में बच्चों को कम से कम पता होता है, वही एग्जाम में आएगी। तो इस रिवर को भी आप अपना नोट डाउन कर लेना, थमीरा बरानी रिवर। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है आपकी पोथीगाई हिल से, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, और हमने अभी कुछ दिन पहले ही, आप मेरे को बताओगे, हमने वेस्टर्न घाट से एक और रिवर देखी थी जो फर्दर आपकी क्या थी, ट्रिब्यूटरी बनती थी बाद में मेजर रिवर कृष्णा की, वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, तो पोथीगाई हिल्स वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है थमीरा बरानी रिवर। अभी ये न्यूज में क्यों आई? थमीरा बरानी करुमेनियार नाम्बियार रिवर लिंकिंग स्कीम, एक स्कीम आई है, उसकी वजह से ये न्यूज में है। थमीरा बरानी करुमेनियार नाम्बियार रिवर लिंकिंग स्कीम, ये आपको दिख सकता है यहाँ पे, इसका पूरा प्रोजेक्ट की फोटो भी लगी हुई है। तो उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं, 2021 के अंदर ही आई थी, थमीरा बरानी नाम्बियार रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सीएम कौन है वहां की? एम.के. स्टालिन। He will inaugurate the much awaited Thamira Barani Karumeniar Nambyar River Linking Scheme। काफी लंबे टाइम से ये स्कीम आपकी वेट लिस्ट में थी, अब फाइनली इसका इनॉग्रेट कर दिया गया है। और इसका लेआउट कितना है आपका वो याद रखना, आपने आउटले पूछा जाता है 900 करोड़। तो ये तो ना आपने मतलब क्रैम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर ये आपने याद करना है कि कितना है, 900 करोड़ रुपीस। एंड बेनिफिट कितने लोगों को मिलेगा आपका, मतलब यहाँ पे कितने एरिया को कवर करेगा ये? 15,000 एकर्स ऑफ लैंड इन रेन शेडो रीजन। रेन शेडो रीजन वो रीजन होता है जहां पे बारिश नहीं होती है। देखो
एक चीज मैं समझाती हूँ आपको। ये आपकी वेस्टर्न घाट है ना, ये ऐसे को हमारा इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ से जब आपका जब मानसून आती है ना, आपके नीचे से जब मानसून आती है तो इस वाले रीजन में आपके जो पहाड़ इनसे टकरा जाएगी, जब टकरा जाएगी तो यहाँ बारिश हो जाएगी। इसकी जो अपोजिट वाला रीजन होता है वहां पे बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे वो पहुंच ही नहीं पाती है। उस रीजन को बोलते हैं हम रेन शेडो रीजन, ठीक है। तो इसी रेन शेडो रीजन जो कि 15,000 एकड़ में फैला हुआ है, अब उस रीजन को पानी की कमी है, रेन शेडो रीजन है, तो वहां पे पानी पहुंचाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। तो वही इन्होंने बोला है 15,000 acres of lands in rain shadow regions in Nanguneri, Thisain, Villai एंड सतनकुलम एरियाज इन तमिलनाडु, ठीक है। और तमिल देखो इजी है, अगर थमीरा बनानी, टी से थमीरा बनानी, टी से तमिलनाडु, तो आप इजीली इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। आउटले भी याद रखना है और कितने एरिया को कवर करेगी वो भी याद रखना है। द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कनेक्ट्स थमीरा बरानी, करुमेनियार एंड नाम्बियार रिवर, तो इनको सबको कनेक्ट करेगी ये। इट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टेड और 73 किलोमीटर लॉन्ग फ्लड कैरियर चैनल एंड द गोल इज टू रीडायरेक्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम द थमीरा बरानी टू एरिड रीजन इन तिरुनेलवेली एंड थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। तिरुनेलवेली से हमने कुछ और भी पढ़ा है और वो भी मेरे को आप बताओगे। देखो बोल रहे हैं कि जो थमीरा बरानी है रिवर है, इसमें ना काफी सारा वाटर है, सरप्लस वाटर है इसमें, मतलब कि अच्छा खासा पानी है। तो उस पानी को ऐसे रीजन में भेजा जाएगा एरिड रीजन। एरिड रीजन मतलब कि आपका जहां पे कमी है, तो वहां भेजा जाएगा कहाँ पे, तिरुनेलवेली और थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की। A new barrage will be constructed 6.4 kilometer downstream to facilitate further water diversion. This will enhance the canal system, making it more efficient for irrigation purposes. अच्छे से वहां पे इरिगेशन होगी, फिर आपकी इरिगेशन में सिंचाई होगी, तो कैनाल सिस्टम बनाया जाएगा और हर एक चीज उनको प्रॉपर से दी जाएगी, जिससे क्या हो सके, वहां पे अच्छे से खेती हो सके और वहां के लोग अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके। द थमीरा परानी इज द ओनली, परानी नहीं होगा, भरानी होगा यहाँ पे, परनी भी बोलते हैं इसको, थमीरा परनी भी बोलते हैं और थमीरा भरानी भी बोलते हैं। द थमीरा भरानी इज द ओनली पेरिनियल कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर रिवर इन तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तमिलनाडु की इकलौती ऐसी नदी है, पेरिनियल का मतलब है कि पूरा साल इसमें पानी होता है। तो ये भी आपके लिए सीधा सीधा स्टैट का क्वेश्चन बन गया कि बताइए जी थमीरा भरानी रिवर या तमिलनाडु की वो कौन सी नदी है जो पेरिनियल है। तो पेरिनियल रिवर कौन सी आपकी, थमीरा भरानी। थमीरा भरानी भी बोलते हैं, थमीरा परनी करके भी इसका नाम है। दिस इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन द स्टेट, और ये स्टेट की है बल्कि सबसे छोटी रिवर। द थमीरा भरानी स्टार्ट्स इन पोथीगाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ऑरिजिनेट कहाँ से होती है ये आपकी, पोथीगाई हिल से, वेस्टर्न घाट से। कौन से तालुक से, आपके अंबा समुद्रम से। फ्लोज थ्रू तिरुनेलवेली एंड थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट एंड एम्प्टीज एट कोरकाई इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल। आपको पता है नीचे हमारी मन्नार की खाड़ी आती है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में, तो ये फ्लो करेगा तिरुनेलवेली में, ऐसे होते होते हो जाएगा तिरुनेलवेली में, फिर थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, फिर ये एम्प्टी करेगा कोरकाई में, और गल्फ ऑफ मन्नार जो आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार, वहां पर एंटर कर जाएगा और आपकी बे ऑफ बंगाल, फिर आपको पहुंच गया उधर। Which company launched India's first AI powered credit card, Expertvisor? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन करते हैं आज, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। मैंने सोचा था 15 तो कर ही लेंगे, बट 15 नहीं हो पाएंगे, 12 करते हैं। Which company launched India's first AI powered credit card, Expertvisor? तो बोले कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है भारत का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड, एक्सपर्टवाइजर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है, और कैसा है, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है, एक्सपर्ट है ये, जिसका नाम है वाइजर। तो जो क्रेडिट कार्ड को भी मतलब रीड कर ले तो वो तो अपने आप में वाइज हो गया, तो वाइजर ऐसे आप याद कर सकते हो, और AI पावर्ड है, भारत का फर्स्ट है। तो इसे लेके आया आपका चेक या चेक यू। चेक इंट्रोड्यूसेस वाइजर, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। कुछ इस तरीके का होगा आपका ये। इंडियन फिनटेक लीडर चेक्यू, फाउंडेड बाय एक्स फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव आदित्य सोनी। और इसको फाउंड किसने किया है, ये आप आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि भारत का पहला है ना, तो आ सकता है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर कौन है, तो आदित्य सोनी, जो रह चुके हैं एक्स फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव भी, एंड हैज अनवील्ड वाइजर। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाइजर। ये भारत का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट है,
डिजाइन टू टर्न क्रेडिट कार्ड चाओस इनटू क्लैरिटी। जो भी आपके चाओस होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, उसको क्लैरिटी के साथ ही आपको बताएगा। टू रीडिफाइन हाउ मिलियंस ऑफ इंडियन इंटरेक्ट विद देयर क्रेडिट कार्ड, ये बताएगा कैसे मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के साथ। पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स उनको ऑफर करेंगे, एफर्टलेस मैनेजमेंट एंड मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स ऑल एट देयर फिंगर टिप्स। Next question. Which of the following countries top the Edelman Trust Barometer 2025? तो कौन सा देश है जिसने टॉप किया है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के अंदर? तो ये है चाइना। इंडिया स्लिप्स टू थर्ड प्लेस इन एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग। ये दोनों ही आपने याद रखने हैं। आपसे फर्स्ट भी आपने याद रखना है, फर्स्ट रहा आपका चाइना, और भारत की जो रैंकिंग है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है, स्लिप हो गया है, वो थर्ड प्लेस पे आया है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। The Edelman Trust Barometer 2025, an annual survey by the global communications firm Edelman, ये एक Edelman एक global communication firm है, revealed key insight into public trust level in the government, businesses, media and NGOs। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, ये पूरा सर्वे करते हैं, उसमें ये जो पब्लिक ट्रस्ट लेवल देखते हैं कि लोगों को कितना ट्रस्ट है अपने गवर्नमेंट के ऊपर, अपने मतलब बिजनेसेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, एनजीओ के ऊपर। और आपको पता है चाइना तो टॉप करेगा ही, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने यूट्यूब पे भी चाइना का कुछ देखना हो ना, वो इतना कंट्रोलिंग है चाइना कि वहां के लोग अपनी मर्जी से मतलब कि यूट्यूब पे भी कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा। तानाशाही तो है बहुत ज्यादा, तो इन्होंने तो कर दिया होगा, बोल दिया होगा उनको, और वहां पे फिर पनिशमेंट, गायब हो जाते हैं ऐसे लोग वहां पे। अगर आप चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलोगे पता भी नहीं चलता, लोग गायब भी हो जाते हैं। तो इसलिए लोग डर के रहते हैं। और हमारे इंडिया में तो फ्रीडम है, तो इंडिया तो खुल के बोलती है कि हमारी सरकार ने ये किया, अच्छा किया तो अच्छा बोलती है, बुरा किया तो बुरा बोल देती है। तो इसलिए हम लोगों का स्लिप हो गया और ये नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है। The 25th annual Edelman Trust Barometer released before the start of the World Economic Forum annual meeting। सिंपल सा है, 25th नंबर का एनुअल एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, ये पूरा मतलब आपकी रिपोर्ट आई और इंडिया इसमें थर्ड पोजीशन पे रहा। इसमें कुछ भी नहीं है याद करने वाला, आपने इतना याद रखना है नंबर 1 पे कौन रहा एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में, चाइना रहा, और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर करता क्या है। ये लोगों के क्या करेगा, पूरा सर्वे करेगा पब्लिक को, और उनका ट्रस्ट लेवल पूछता है कि बताइए आपको अपनी गवर्नमेंट के बारे में क्या मतलब मानते हो, कितना ट्रस्ट है, बिजनेसेस के बारे में, मीडिया के बारे में, एनजीओ के बारे में, और वो एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। सिंपल सा इतना सा है। कर लें 15 क्वेश्चन, कर दूं कंप्लीट? आप लोग बोलोगे तो कर दूंगी, नहीं बोलोगे तो रहने दूंगी। 3 क्वेश्चन बच गए आपके, 13, 14, 15। बता दो जल्दी जल्दी। नहीं? ओके, ठीक है, आज के लिए काफी है इतना वैसे भी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।